बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालेहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालेहा। आज की जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि एस्थेटिसिज़म जो है या एस्थेटिक मूवमेंट जो है विक्टोरियन एज के अंदर ये क्यों आई थी और ये प्री रेफिलाइट मूवमेंट से किस तरह से डिफरेंट है। बिकॉज़ बहुत से लोग इन दोनों को एक मूवमेंट कंसीडर करते हैं बट ये एक नहीं है। कैसे डिफरेंट है, वी विल स्टडी दिस इज़ वेल। फिर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। ये जो कुछ वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे वहाँ पर इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दे दिए जाते हैं बट इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे फोकस नहीं किया जाता। हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पकड़ेंगे ताकि हमारी ग्रिप जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन पे इजीली हो सके। ओके, इसका एक और नाम है द डेकेडेंट। क्यों है ये भी हम स्टडी करेंगे और वो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन से बड़े बड़े नाम इसके अंदर फेमस हैं। हमें तो ये समझाया जाता है कि वाल्टर पैटर और जो ऑस्कर वाइल्ड हैं वही इंपॉर्टेंट है बट देर आर सम अदर्स फिगर एज वेल जो कि इसकी बैकबोन कंसीडर किए जाते हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान वे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है बैकग्राउंड और एस्थेटिक मूवमेंट का अगर हम देखें, ओके नाउ इट इज़ विजिबल, थैंक गॉड। सो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये इंग्लिश लिटरेचर से ही इसका जन्म नहीं हुआ था इस मूवमेंट का, बल्कि रूट्स इसकी जो हैं वो रोमांटिसिज्म के अंदर है। आई होप दिख रहा होगा आपको, वेट नाउ इट्स विजिबल या। सो इसकी जो मूवमेंट्स हैं, सॉरी इसकी जो रूट्स हैं वो जर्मन लिटरेचर के अंदर हैं। और लिटरेचर की कौन सी एज के अंदर, रोमांटिसिज्म के अंदर इसकी रूट्स पाई जाती हैं। हम बात करेंगे कि किस तरह से। ठीक है, सबसे पहले एक नाम जो सबसे पहले जो याद रखना है उसका नाम है अलेक्जेंडर जी बमगार्टन। ठीक है, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे 2-3 बार तो आपके जहन में बैठ जाएगा। सो ये एक जर्मन फिलोसोफर था। अब इससे इस मूवमेंट की शुरुआत होगी तो गौर कीजिएगा कैसे। इसने एक वर्क लिखा 1750 के अंदर, एस्थेटिका। एस्थेटिसिज्म से उसी जैसा लग रहा है ना एस्थेटिका। इसके अंदर उस दौर में 1750 में कहा जाता था कि एस्थेटिक का मतलब है कि वो किसी भी अगर चीज़ को आपने जज करना है ना, तो ये जो 5 सेंसेस होते हैं ना, टच, हियरिंग, स्मेल एट्सेट्रा, ये जितने भी 5 सेंसेस हैं, आप किसी भी चीज़ को जज करते हैं तो इन सेंसेस से जज करेंगे तो ये एस्थेटिसिज्म होगा, एस्थेटिक नेचर होगी उस चीज़ की। अगर आपने ब्रेन से उस चीज़ को जज किया तो वो एस्थेटिसिज्म नहीं होगा। ये पहली बार इसका कॉन्सेप्ट मिला था। फॉर एग्जांपल देती हूँ, इजीली आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल चॉकलेट है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल अपीयरेंस है इसकी, तो हमें अट्रैक्ट कर गई। ठीक है, हमारी आंखों ने देखी और हमें अट्रैक्ट कर गई। फिर हमने उसको टेस्ट किया, टेस्ट भी तो सेंस है ना। जब हमने उसको टेस्ट किया तो बहुत स्वीट स्वीट लगी, तो ये इस तो हमें बहुत अच्छी लगी। ठीक है, हमने उसका कॉन्सेप्ट बना लिया, हमने उसको जज कर दिया कि चॉकलेट तो बहुत मज़े की होती है, चॉकलेट तो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये जो होती है ना, इसको कहते थे एस्थेटिसिज्म। फिर क्या हुआ, फिर एक और बंदा आया, उसका नाम था, उसने इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। आगे कैसे बढ़ाया, उसका नाम था इमैनुअल कांट। बहुत बड़ा नाम है, इसको ज़हन में रखिएगा। ये जो कांट उसने लिखी थी, एक वर्क लिखा था जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, इसका नाम है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। इसके अंदर इसी ने ये जो पहले जो मैंने बात की ना अलेक्जेंडर जी बमगार्टन की, इसने बोला था ना कि हम सेंसेस के ज़रिए ब्यूटी को किसी भी चीज़ को जज करेंगे। लेकिन अब जो है कांट क्या कहता है इस बुक के अंदर, वो कहता है कि ब्यूटी इज़ नॉट ओनली अबाउट फीलिंग फ्रॉम सेंसेस, कि सेंसेस से जो हम फील करते हैं या जज करते हैं, एक्चुअली में वो उसकी असल डेफिनेशन नहीं होती, बल्कि उससे आगे भी आप ब्रेन से भी सोचें तो आपको उस चीज़ की, किसी भी चीज़ को जज करने का एक असल मेयार पता चलेगा। फॉर एग्जांपल चॉकलेट की मिसाल देते हैं, तो उसने कहा कि चॉकलेट बेशक प्यारी दिखती है, दैट डजंट मीन कि हम उसको खाना ही शुरू कर दें, बल्कि आप ब्रेन से सोचें कि ये ब्यूटीफुल है हेल्थ के लिए भी या नहीं। तो 2 तरीक़ों से ब्रेन भी वो लेके आया, कौन, कांट, क्रिटिक ऑफ जजमेंट में। ठीक है, कि जज कैसे करना है, उसने क्रिटिसिज्म शो किया, यूँ आप याद रख लें। ठीक है, उसके बाद दूसरा बुलेट पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया है बल्कि कर लिया, इसकी एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड जो है
ये तो हमने किसकी बात की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की हमने कि एस्थेटिसिज्म मूवमेंट जो थी, एस्थेटिक मूवमेंट जो थी, उसका ये बैकग्राउंड था। इंग्लिश में इसको कौन लाया, तो ये मुझे ख़ुद नहीं पता था। रिसर्च की तो मुझे पता चला कि थॉमस कार्लाइल ने तो इतना बड़ा काम किया हुआ है कि वही इस मूवमेंट को लेके आया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। ऑल्दो मैं इसको माइनर पोएट या माइनर राइटर कंसीडर करके कभी मैंने, प्रोज राइटर कंसीडर करके कभी मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यू मस्ट नोट डाउन कि इसने क्या किया था कि इसने एक मास्टरपीस लिखा था, क्रिटिकल एंड मिसकलेनियस एस्से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये प्रोज राइटर है विक्टोरियन एज का, ये बात याद रखिएगा। और यही बंदा था जिसने जर्मनी से इस मूवमेंट को इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। समझ आ गई। उसके बाद वो बंदा आता है जो हर कोई पढ़ाता है यूट्यूब पे भी, टीचर्स भी, और वो है वाल्टर पैटर। क्यों? ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, और आई डोंट नो स्टूडेंट था या टीचर था, बस ऑक्सफोर्ड से बिलोंग करता था। और इसने एक फ्रेंच स्लोगन को फॉलो करना शुरू कर दिया। और फ्रेंच लिटरेचर में दो बड़े बड़े नाम हैं, एक बैडलियर और वर्लाइन। और उस टाइम पे फ्रेंच में एक स्लोगन, यानी एक उस टाइम पे एक नारा था आर्ट फॉर आर्ट से, कि अगर आर्ट है, यानी ये जो आर्ट होता है इसका कोई मॉरल पर्पस नहीं होता, बल्कि आर्ट के लिए ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पेंटिंग बनाई है तो आप इस वजह से बनाओ कि वो ब्यूटीफुल है, रंगों से भरो ताकि वो आपकी आंखों को अपील करे और सेंसेस को अपील करे, ना कि इसलिए बनाओ कि उससे कोई लेसन दो। ठीक है, इस तरह इसका मतलब ये है। समझ आ गई। तो वाल्टर पैटर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। क्लियर। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसको डेकेडेंट मूवमेंट क्यों कहते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात है कि डेकेडेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो डेकेडेंट का मतलब होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स में मतलब इसका लिख लें, कल्चरल एंड मोरल डिक्लाइन। डेकेडेंट मूवमेंट इसको इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं, किसी और लिटरेचर में, जर्मन या फ्रेंच में नहीं कहते। ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये विक्टोरियन एज में आई थी। और याद रखें कि विक्टोरियन एज जो है वो किस लिए जानी जाती है, कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ की वजह से। उस दौर में ये कहा जाता था, नो मैटर कि शो ऑफ ही किया जाता था, शो ऑफ किया जाता था कि हम अपने एंसेस्टर्स को बहुत मानते हैं, और हमें जो चर्च कह दे हम वही मानते हैं, हम रिलीजन को बहुत मानते हैं, और हमारी एक कल्चर है, हमारी ट्रेडिशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं, हम उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। तो ये हिपोक्रेसी दिखाई जाती थी, हालांकि वो असल में ऐसे नहीं थे, लेकिन ये चीज़ शो ऑफ दिखाया जाता था, मटीरियलिज्म दिखाया जाता था कि, और ये सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। और जब एस्थेटिक मूवमेंट इसी की ओपोजिशन में आया कि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमने अगर आर्ट लिखना, हमने पोइट्री लिखनी है, हमने प्रोज लिखना है, या भी कोई भी चीज़ लिखनी है, तो उसका पर्पस ये नहीं होगा कि हम कुछ सीखें उससे, बल्कि उसका मकसद ये होगा कि वो हमारे सेंसेस को अपील करे, और ब्यूटी सिर्फ ब्यूटी के लिए हो। देखें ये किसके ओपोजिशन में आया था, मैथ्यू अर्नाल्ड और उसका जो फ्रेंड था रस्किन, वो रस्किन, या उसका शायद नाम रस्किन ही था, वो दोनों फ्रेंड थे। दोनों का ये मानना था, अब नाम देख लीजिएगा, उसके दोस्त का नाम मेरे जहन से निकल गया है, वो भी राइटर था। तो उन दोनों का ये ख्याल था कि मॉरल पर्पस होना चाहिए लिटरेचर का, यानी कुछ मैसेज होना चाहिए। अगर कोई भी राइटिंग पढ़ते हैं, कोई भी पेंटिंग देखते हैं या कुछ भी, तो उसका मॉरल पर्पस। लेकिन जब एस्थेटिक मूवमेंट इन्हीं की ओपोजिशन में आया और डेकेडेंट मूवमेंट वो कहलाई कि आर्ट का पर्पस सिर्फ आर्ट होना चाहिए, सिर्फ ब्यूटी होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाल्टर पैटर का इन्फ्लुएंस, हाँ ये भी हो गया। उसके बाद हमने स्विनबर्न को डिस्कस करना है। देखिए स्विनबर्न आपको पता है, मैंने प्री रैफेलाइट मूवमेंट में डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, उसको आप अगर विजिट कर ले, नहीं देखा तो। उसमें स्विनबर्न एक पोएट था। वो क्या करता था, वो जो था वो मिडीवल एज में बहुत ज़्यादा, अब देखें मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्री रैफेलाइट मूवमेंट और एस्थेटिसिज्म को सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। प्री रैफेलाइट नाम से जाहिर है कि राफेल से पहले इटली से, इटालियन लिटरेचर से वो इन्फ्लुएंस है। इटली में राफेल से पहले जो पेंटर्स थे उनसे इन्फ्लुएंस होके वो मूवमेंट आया था। हालांकि एस्थेटिक मूवमेंट तो जर्मनी से आया ना, जर्मनी से इन्फ्लुएंस होके, फ्रेंच लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होके, और फिर ये विक्टोरियन एज के अगेंस्ट आया था। लेकिन एक डिफरेंस आपको पता चल गया। दूसरा क्या है, प्री रैफेलाइट मूवमेंट भी इनके रिश्तेदारी हैं, यूँ ही समझें। लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्री रैफेलाइट मूवमेंट में
थोड़ा बहुत मॉरल वैल्यूज़ को भी देखा जाता है। मैं बहुत नहीं कह रही, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था कि फ़ेथ भी होना चाहिए क्रिश्चियनिटी पे, ये वो थोड़ा बहुत वो विक्टोरियन वाली क्वालिटीज़ थी। लेकिन आर्ट फॉर आर्ट से यानी ये एस्थेटिक मूवमेंट में आके सब कुछ ख़त्म हो गया सिवाय एक चीज़ के, और वो ये कि अगर आपने थीम इंक्लूड करना है ना लाइक किसी भी पोइटिक वर्क के अंदर यानी पोइट्री के अंदर, तो वो सिर्फ सैडनेस या इमोशंस, यानी सैड, आपको पता है ना गमगीन होना, सैड होना भी इमोशन है, खुशी होना भी इमोशन है। तो ब्यूटी, ये चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ डिस्कस नहीं होगी, जैसे फेथ हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, जस्टिस हो गया, सोशल सिचुएशन हो गई, जो भी करंट एज, वो वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें अगर आती भी हैं तो वो थोड़ी बहुत प्री रेफिलाइट में आती हैं, एस्थेटिसिज्म में नहीं आ सकती हैं। क्लियर? तो स्विनबर्न की मैंने बात क्यों की, देखिए प्री रेफिलाइट की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो मिडीवल लेजेंड्स को फॉलो करते थे, यानी स्पेंसर, मिल्टन और चौसर, और फिर उसी तरह की सेटिंग भी यूज़ करते थे अपनी एज के अंदर। लेकिन ये जो थे ना, ये एस्थेटिक मूवमेंट, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दी, जर्मनी से ही इसका बैकग्राउंड आया है, तो ये प्री रेफिलाइट से इस सेंस में डिफरेंट है। हालांकि दोनों जो हैं वो ब्यूटी पे फोकस करते हैं, ये बात याद रखना, इस तरह से ये सेम भी हैं। डेकेडेंट की एक और क्वालिटी बता देती हूँ कि ये जो थे, आपको मैंने जैसे बता दिया कि ये थीम्स वगैरह में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थे, कोई आइडियाज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे, और जब ये लिखते थे ना तो घंटू लगा देते थे कुछ अच्छा वर्ड सुनने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है, यानी ब्यूटी पे फोकस करते थे। समझ आ गई? उसके बाद या तो वेट, यस, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, यही थी हमारी डेकेडेंट मूवमेंट, और या थैंक यू सो मच।